हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है भाई बहन। भाई बहन यह जो रचना है राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी हुई है। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के भी नाम से जाना जाता है। इस शीर्षक में, इस रचना में हम लोग किसके विषय में पढ़ने वाले हैं यह थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यह जो रचना है इसमें स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सरल शब्दों में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। अर्थात हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम और हमारे देश में बनी हमारी वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम इसमें, इस शीर्षक में, इस रचना में, इस कहानी में यह दिखाया गया है कि हमें अपने देश में बने उत्पादों का ही उपभोग करना चाहिए, अधिक से अधिक उसका सेवन करना चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए, न कि विदेशी वस्तुओं का। इस शीर्षक में इसके बारे में ही बताया गया। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसका मैं व्याख्या करते जाऊंगा, आप बढ़िया से इसको समझेंगे। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने जा रहे थे। क्वेश्चन आएगा कि कौन किसे लेकर मेला देखने जा रहा है, तो बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने जा रहे हैं। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, पर खूब रंग गोरा होने के कारण सब लोग उसे साहब कह के पुकारते थे। क्वेश्चन आएगा, लोग उसे साहब कहकर क्यों पुकारते थे, तो उसका रंग गोरा होने के कारण लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे, साहब कहकर पुकारते थे। ठीक है। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी। साहब की उम्र कितना थी? 11 साल। जितना भी अंडरलाइन किया गया है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, इसके बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। साहब की उम्र कितनी थी? लगभग क्या 11 साल थी। पर बहन की उम्र कोई 6-7 वर्ष की रही होगी। बहन का उम्र का कोई बारे में निश्चित नहीं है, वह 6 या 7 वर्ष की होगी, ऐसा अनुमान। उसका नाम तो सुंदर देई था, पर लोग उसे प्यार से सुंदरिया कहते थे। क्वेश्चन आएगा, सुंदरिया का नाम क्या था, वास्तविक नाम? तो सुंदरिया का वास्तविक नाम क्या था? सुंदर देई था। एक आने की पूंजी लेकर सुंदरी मेला देखने चली थी। सुंदर मेला देखने चली थी। उसी के भरोसे जो चीज़ें देखती थी उस पर टूट पड़ती थी। बच्चों के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके पास में थोड़े पैसे ही क्यों ना हो, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, वो उन पैसों में ही समझते हैं कि हम सारा चीज़ खरीद सकते, ये भी खरीद सकते, वो भी खरीद सकते, खिलौना भी खरीद सकते, खाने की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। वैसा वो भी सोच रही थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी, और उसका जो भाई था, जो गोरा नाम से जाना जाता था, वह बहुत ही हंसता था, क्योंकि वह समझता था कि ये इन इतने कम पैसों में सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं। जब सुंदरदास 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह मोल लूँगी, मैं वह मोल लूँगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल है, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूँगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह। इतने में वह सुंदरी का दिल तोड़ देता है यह कहकर कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं खरीद सकती। और तो और गोरा जो है वह उन चीज़ों के नाम भी बताता है। वह कहता मैं केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह सब कुछ ले सकता हूँ, तुम नहीं ले सकते हो, तुम्हारे पास बहुत कम पैसे हैं। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। सुंदर को इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सुंदर की माँ प्रायः उससे कहा करती थी कि बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ें भैया से कमती हिस्सा लेनी चाहिए। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्रायः उससे कहा करती कि बेटी तुम भैया से छोटी हो ना। सुंदर पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अपने भाई का, क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटी तुम भैया से छोटी हो तो तुम्हें हर चीज़ भैया से कम ही मिलेंगी, तुम्हें सब चीज़ें में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान रखती थी। सुंदर एक आज्ञाकारी बालिका थी, वह अपने माँ का इस बात का ध्यान रखती थी, और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 पैसे में ही सब मोल ले सकती हूँ। वह तो एक और अपनी माँ की बातों का ख्याल भी रखती थी, उनकी बातों का सम्मान करती थी, उनकी बातों को मानती थी, और दूसरी तरह यह भी उसे विश्वास था
कि वह सारी चीज़ें 4 पैसे में ही ले सकती है। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा न हुआ। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया है। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति को ऐसे ही उठाकर आपसे पूछ दिया जाता है, यह लिख दिया जाता है, पूछा जाता है यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, यह कौन किससे कह रहा है, इसका भावार्थ बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न। तो जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया है। इस पंक्ति को हम अच्छे से समझेंगे कि जिसके हृदय में संतोष है वह दुनिया की हर वस्तु पा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप उन 100 रुपये में खाकर भी अपना संतोष कर सकते हैं, आप पेट भर सकते हैं। किसी के पास 1000 रुपये हैं क्यों ना हो, 5000 रुपये भी क्यों ना हो, किंतु वह ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाएगा जिससे ना तो उसका पेट भरेगा ना ही उसका मन, तो इससे वह संतुष्टि नहीं पा सकता है। एक छोटा सा बालक एक साइकिल के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाता है। एक छोटा बालक एक साइकिल के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। अगर उसके पास वह साइकिल आ जाती है तो वह सोचता है, वो दूसरों के अच्छे साइकिल को देखकर सोचता है काश मेरे पास ऐसा होता, और उससे भी अच्छे साइकिल को देखेगा तो कहेगा काश मेरे पास इससे और अच्छा होता। तो वह कभी बालक संतोष नहीं कर सकता है। लेकिन एक छोटा गरीब का बालक हो, उसके पास टूटी फूटी ही साइकिल क्यों ना हो, किंतु वह उसी में संतोष कर लेता है और वह उसी के साथ बहुत ही आनंदित रहता है और उसे चलाता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि संतोष का अर्थ क्या है। किसी के पास बहुत कम धन होने पर भी वह अपने परिवार का गुजारा कर लेता है, लेकिन किसी के पास बहुत अत्यधिक धन होने पर भी वह खुश नहीं है, अर्थात उसके मन में संतोष नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं गरीब जिसके पास कम धन है वह संतोष कर सकता है, वह अपने परिवार का गुजारा उसी पैसे में कर सकता है। किंतु किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं पर उसके मन में शांति नहीं है, अगर उसको संतोष नहीं है तब वह अपने जीवन का गुजारा, अपने परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती। सुंदर को यह बात कभी बुरी नहीं लगती थी कि सब चीज़ साहब को ही मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती है। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। यह जो लाइन है इसी पर आधारित है कि निज अवस्था में संतुष्ट रहना। आपके पास जितना भी कुछ है, आपको ईश्वर ने जितना भी दिया है, आप उसी में संतुष्ट करिए, उसी के अनुसार चलिए। यह एक बुद्धिमान की निशानी है। दूसरों के देख रेख में आप उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे तो यह बात कभी भी उचित नहीं है, यह बुद्धिमानों का काम नहीं, यह मूर्खता की निशानी है। तो आपको जितना मिला है, आप जिस अवस्था में, उसी अवस्था में आप संतुष्ट रहिए। साहब सुंदर की मूर्खता की बात पिता से कहने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को ना समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले लेंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो गया ना, 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेंगी कि ज़्यादा, बताओ। फिर साहब अपना एक एक पैसा हाथ में लेकर एक एक चीज़ों का नाम दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो तो मैं सब चीज़ें ले सकूँगा ना। तब बेचारी सुंदर देवी बड़े भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, तो क्या उसमें थोड़ा सा मुझे दोगे ना भैया। बहुत ही करुणा भाव से उसकी ओर देखती है और कहती है, भैया उसमें से मुझे थोड़ा सा दोगे ना, आप जो भी लोगे। सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। यह बातें सुनकर सुंदर की इस बात को सुनकर साहब लज्जित हो जाता है। मेला देखकर निज इच्छानुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई बहन पिता के साथ घर लौट आए। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदरी दोनों आकर ही बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो साहब की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर नहीं है। इतने में साहब बोल उठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खिलौने रेलगाड़ी 5 आने में ले आया हूँ। यहाँ क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिए कि रेलगाड़ी की कीमत कितनी है, रेलगाड़ी की कीमत कितनी है, 5 आने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। लाया हूँ सो तुमने देखा ही नहीं, यह कहकर साहब उस रेलगाड़ी को लेकर बड़े भाई की और छोटे बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगा।
सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना ख़रीदा था, वह भी चट उस खिलौने को ले आई। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि सुंदर का जो माफ़ कीजिएगा, साहब का जो कीमती खिलौना है वह विदेशी निर्मित है, और सुंदरी का 1 पैसे का ही जो मिट्टी खिलौना है वह स्वदेशी का प्रतीक है। ठीक है। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसा मिट्टी का खिलौना लेकर चलिए दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसे दौड़ती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। तब श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, साहब तो पूरा बेवकूफ़ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया गया। जैसा मैंने बताया कि उसका जो वह खिलौना था वो विदेशी निर्मित था, लेकिन सुंदरी का वह जो था देसी निर्मित था, स्वदेशी निर्मित था। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा, मैं तो रामदीन बिसाती से गाड़ी मोल रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा कि साहब किससे गाड़ी खरीदता है, रामदीन बिसाती से। श्री राम बोला, हाँ तुमने तो मोल रामदीन से ही ली है, सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। खिलौना कहाँ का था, क्वेश्चन आएगा जर्मनी का। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं। वे लोग इस तरह के मोटे ताजे हैं, और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर के नमक रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनका पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ न कहते, न तुम्हें रंज होता, किंतु परमेश्वर का यही नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाता वह पहले आप ही नीचा देखता है। साहब सुंदरी को बहुत नीचा दिखा रहा था। इस पर श्री राम ने उसकी आंखें खोल दी। श्री राम उनके बड़े भाई का नाम है, ठीक है। श्री राम जो हैं उनके बड़े भाई का नाम है उन दोनों के। तो श्री राम भी उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं और कहते हैं कि तुमने सुंदरिया को नीचा दिखाया है, आज अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा, अब तुम्हें भी नीचा महसूस हो ही रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर का यही नियम है। परमेश्वर का यही नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वो पहले आप ही नीचा देखता है। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, ना आप देखते। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, पर बड़े अभिमानी हो। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम भी साहब विदेशी नाम ही रखा गया था, और उस पर यह पूरा प्रभाव पड़ रहा था कि उसके अंदर अभिमान पैदा हो गया है। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम हरि राम कहकर पुकारे जाओगे। क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो हरि राम था, ठीक है। अब इस हरि राम इसका नाम है, बड़े भाई का नाम श्री राम है और बहन का नाम है सुंदरदेई। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। यह जो तुमने जान लिया है कि इसने किसने बनाया है, अब ज़रा सोचकर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं। आज तुमने इसे मोल लिया है, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। यहाँ श्री राम अपने छोटे भाई हरि राम अर्थात साहब को यही समझाना चाहते हैं कि हम जो वस्तुएं ये सारी वस्तुएं खरीद रहे हैं वो विदेशी निर्मित है। इनका सारा पैसा विदेशों में चला जाता है और विदेशों को इसमें प्रगति हासिल होती है, उनकी उन्नति होती है। हमारे देश के जो गरीब मजदूर हैं, जो भी हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, शिल्पकार हैं, वह बहुत ही दीनहीन अवस्था में हैं। तो हमें उनकी अवस्था में सुधार लाना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अपने आकर्षण को पैदा करना चाहिए, यही उसे समझाना चाहते हैं। इसी तरह सुई, डोरा, कंघी, दिया, सिलाई इत्यादि छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कितने रुपए दूर देश वालों को दे देते हैं। उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है, तो हम जो छोटी से छोटी वस्तुएं, चाहे वह दिया सलाई हो गई, सुई डोरा हो गया, कंघी हो गया, अगर इन छोटी मोटी चीज़ों का अगर हम हिसाब लगाए तो हमें पता चलेगा कि विदेशों में इन सभी छोटी मोटी वस्तुओं से ही बहुत पैसे हमारे देश से विदेशों में चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। अगर हम इसका लेखा लगाने लगे तो हमारी छाती भी दहल जाएगी। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से दिन से दिन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं होता। हम लोगों में भी एक भारी दोष है कि जितना हम कहते हैं उसका 1/4 भी नहीं करते। बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि हम जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं।
हम कहते तो बहुत है, करते उसका 1/4 नहीं है, 4 भाग में से 1 भाग भी उसका नहीं करते हैं। हम तो कहते तो है कि कल से पढ़ेंगे, पर वास्तव में हम लोग कल से पढ़ते नहीं है। तो हमारी आदत बन चुकी है कि हम जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं। सब स्वदेशी की बातें तो कर रहे हैं, परंतु स्वदेशी को अपनाने वाले मात्र कुछ ही हैं। वास्तविकता में यही है कि सभी स्वदेशी वस्तुओं को अपना नहीं पाते हैं। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे। सब तो कहेंगे कि हाँ भारत की दशा खराब है, ये है वो है, परंतु उसको सुधारने में जो वास्तविक प्रयास होगा, इसको करने में मात्र कुछ ही व्यक्ति होंगे। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने इस हाथ से गिरे हुए देश की कुछ भलाई कर सकोगे। अगर आप बाल्यावस्था से, बचपन से ही आपका स्वभाव जैसा होगा रहेगा, आप बड़े हो जाओगे तब भी आपका स्वभाव वैसा ही बना रहेगा। तो इसलिए आपको छोटे उम्र से ही, बचपन से ही अपने स्वभाव में अंतर लाना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा अपने स्वभाव। अगर आप बाल्यावस्था से ही स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अपना भाव रखेंगे, अपना आकर्षण रखेंगे, तो आप बड़े हो जाओगे तो भी आप स्वदेशी वस्तुओं के प्रति ही अपना आकर्षण रखेंगे। यही कहना चाहते हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष बन जाओगे और चाहोगे तो अपने हाथों से ही इस देश को संभालोगे। आज का बच्चा ही, आज का यह जो बालक ही है, वही तो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, गायक, डांसर, बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकता है। चाहे वह खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह तो आपके मनोरंजन के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकता है। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचार करो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, बड़े होने पर भी वो उसी अनुसार व्यवहार करता है। मैंने बताया अभी जस्ट कि जैसा आप लड़कपन में, अर्थात अपने बाल्य अवस्था में, बचपन में जिस तरह से आप पर प्रभाव पड़ता है, बड़े होने पर भी आप वही अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि तुम अभी से देसी चीज़ों को काम में लाओगे तो मैं स्वदेशी की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम में दूंगा। इस पर उसे लालच देते हुए कहते हैं कि अभी से तुम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग अत्यधिक करोगे तो मैं तुम्हें एक स्वदेशी निर्मित बहुत ही अच्छी चीज़ इनाम में दूंगा। ऊपर लिखी हुई बातों को आज 20 बरस हो गए। अब बाबू हरिराम वर्मा इनका पूरा नाम है, BL शहर के एक नामी वकीलों में से एक है। अब 20 वर्ष बीत चुके हैं और हरिराम एक वकील बन चुका है। यद्यपि शहर में कई अच्छे पुराने बड़े वकील हैं, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुवा होने के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। देश में तो बहुत वकील हैं, उनके शहर में भी बहुत सारे वकील हैं, परंतु देश की भलाई में सबसे जो आगे हो, उनमें हरिराम का नाम सबसे ऊपर है। हरिराम ने निज व्यय से, अपने पैसे से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई। क्वेश्चन आएगा उनके दुकान का नाम क्या था जो हरिराम ने खोला था, अर्थात साहब ने? तो मातृ भंडार नामक एक बड़ी दुकान खुलवाई, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेशी चीज़ें बनी मिलती हैं। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही खुश होते हैं। साहब पर श्री राम की बातों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह एक डॉक्टर बन चुका होता है और अपने देश की भलाई में सबसे आगे अहम भूमिका निभा रहा होता है। उसने एक मातृ भंडार नामक दुकान भी खोल रखी है, जिसमें मनुष्य के स्वदेशी से बनी हुई हर वस्तुएं आपको मिल रही हैं। बाबू श्री राम बहुत ही खुश होते हैं अपने छोटे भाई को अपने स्वदेश के प्रति इस प्रेम को देखकर। सुंदर देई भी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतु हो गई है। उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन है। अच्छा, सुंदर देई की 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतु हो गई। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि उस ज़माने में कहीं ना कहीं बाल विवाह का प्रचलन बहुत ही अधिक था, जैसा कि इस पंक्ति से हमें पता चल रहा है कि उसका विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही हो गया है। उसके पति एक देश हितैषी सज्जन है, देश प्रेमी सज्जन है। अब सुंदर देई अपने घर की मालकिन बनी हुई है और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों की सहकारनी बनी हुई है। तो प्रस्तुत पाठ में हमने पढ़ा, यह पाठ हमें मूल रूप से, अगर हम इसका
निचोड़ निकालते हैं तो हमें यही पता चलता है कि हमें अपने देश के प्रति अपना प्रेम रखना चाहिए और देश में बनी हुई वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए, उनका ही उपभोग करना चाहिए, जिससे हमारे देश के जो मज़दूर है, जो कारीगर है, उनका जीवन यापन हो सके, कोई भी गरीबी अवस्था में अपना जीवन ना गुजारा कर सके। तो ये था भाई बहन, अगर आपको अच्छा लगा यह पाठ तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर कैसा लगा ये कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कक्षा 12वीं के और कविता हो या कहानी हो, एकांकी, निबंध, इन सब को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।